हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो एसएसटी पेडागोजी की क्लास है। 20 नंबर की पेडागोजी आती है, आप सभी को पता है। 40 नंबर का कंटेंट हम कर रहे हैं। आज हम पूरा 20 नंबर की पेडागोजी देखेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएसटी के नाम से। एसएसटी लिस्ट में जाओ, सारी वीडियोस देख लो। अगर आपने वो पूरी क्लासेस ईमानदारी से देख लिया ना, तो 100% आपके 50 से 55 नंबर कंफर्म है। क्योंकि अभी जो 2023 तक प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, वो सारे पेपर्स मैंने डिस्कस किए हैं। आज भी वही पेपर डिस्कस कर रही हूं। तो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा है, ये सारे बहाने मत बनाओ। ऑलरेडी मैंने वही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया है जो अभी आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से देखो, स्कोर बताओ। आज की भी क्लास में स्कोर बताना कि 20 में से कितना नंबर आया है। पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, ये क्वेश्चन पेडागोजी में पूछा हुआ था। तो लिखा है कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर इन चारों में से क्या सम्मिलित नहीं है, जो कि एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। आपको पता है कि जो मिडिल लेवल पे है, हम उस पे भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी नहीं है। तो नहीं वाला पूछा है तो पहला हमारा सही हो जाएगा। मनोविज्ञान नहीं शामिल है, ठीक है। आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि ऐतिहासिक अध्ययन मतलब हिस्टोरिकल स्टडीज आपको किसके विकास में मदद करते हैं, किस चीज पे? क्या वो आध्यात्मिक पक्ष के स्तर पर, ज्ञानात्मक, मनोक्रियात्मक या फिर आर्थिक? अगर आपको पता हो तो हिस्टोरिकल स्टडीज जब भी हम पढ़ते हैं तो इससे हमारा कॉग्निटिव डोमेन जो है वो डेवलप होता है, हमारा ब्रेन डेवलप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। आपको पता चलेगा कि हमारा इतिहास क्या रहा है। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? हमारा दिमाग, ब्रेन से रिलेटेड होता है ना, तो उसको डेवलप में मदद मिलेगा। दूसरा सही है। चलो, अब ये फिर से लंबे लंबे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ध्यान से पढ़ो और बताना है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ये 4 ऑप्शंस और कुछ इसमें से ही छांटना होगा, ठीक है। लिखा है कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्न में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। तो इन चारों में से किसकी सहायता लेगा? टीचर की बच्चे जो हैं कोई विशेष क्षेत्र को फाइंड कर पाए, ढूंढ पाए। तो इन चारों में से आपको बताना है क्या चीजें जो है टीचर इन चारों में से अपना सकता है, किसकी सहायता लेगा, बस वही बताना है। अपने आप को टीचर मानो और ऑप्शंस पढ़ के हमको राइट आंसर बता दो। चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने। तो जी हाँ, हम इसका सहायता ले सकते हैं ना, कि कोई भी विशिष्ट विशेषताएं को हम पहचाने और उसको रिकॉर्ड करके मतलब लिख लें, रख लें। एकदम सही है। मानचित्र का अध्ययन करने। अब अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो कोई विशेषित क्षेत्र को ढूंढने के लिए, तो मानचित्र के बारे में तो बच्चों को बताना ही होगा, इसकी भी सहायता लेंगे। एकदम सही लिखा है। मानचित्र पर सूचना ढूंढने। जी हाँ, कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को मानचित्र आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि कौन सा स्टेट किस साइड में है, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहां पर कौन से स्टेट के बगल में कौन सा राज्य है, बे ऑफ बंगाल के पास कौन सा है, अरब सागर, लक्षद्वीप, ये सारी चीजें तो ये बच्चों को बताना पड़ेगा ताकि बच्चे उसमें सूचना ढूंढ पाए। तीनों बातें सही हैं। विश्वकोश का उपयोग करने, ये हम कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी विश्वकोश का, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा एंड तीसरा। कहां पर मिलेगा? ये रहा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं अगर आपको एक बार इंग्लिश में भी दिखाना चाहूं, आप इंसाइक्लोपीडिया का यूज थोड़ी ना करा सकते हो। हमें बच्चों को कोई चीज ही तो ढूंढवाना है, तो इंसाइक्लोपीडिया का यूज करना उतना सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। विश्वकोश जिसे हम बोलते हैं। तो 4 वाला गलत है। लाइक शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, और इस बार तो ट्रेंड चला है कि इतने ऑप्शंस रहेंगे, फिर इतना नीचे भी ऑप्शंस मिलेगा। तो आपको इसकी हैबिट बना के रखनी है, और ये हैबिट आएगी प्रैक्टिस करने से। 134। देखिए, इसमें क्या हुआ है कि आपको ना सुव्यवस्थित करना है, मतलब एक ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। लिखा है कि निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में, समस्या समाधान मतलब जैसे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन आप सबसे पहले क्या करोगे? तो आप पता करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे बहुत सारे क्रम होते हैं, तो इसमें आपको बताना है सही क्रम। मतलब इसको यहाँ पर नीचे लिखा ना 4 2 3 4, तो पहला दूसरा कौन सा सबसे पहले होगा, उसके बाद ऐसे क्रम में लगाना है। तो पहले हम चारों ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। लिखा है, देखिए, मूल्यांकन और पुनरीक्षण, और ये जो है हम बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। कार्य योजना बनाना और लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। आपने चारों ऑप्शंस पढ़ लिए ना। अब बताइए आपको इसमें सबसे पहले क्या लग रहा है, क्या होगा?
आप सबसे पहले आप खुद बताओ ना, क्या विचार और विकल्प को पहले ही थोड़ी ना उत्पन्न कर देंगे? पहले ही आप प्लानिंग थोड़ी कर लोगे? पता तो होना चाहिए आपको। मूल्यांकन भी आप पहले थोड़ी ना कर लोगे। आपको पहले तो समस्या के बारे में पता होना चाहिए, उसकी व्याख्या करो कि प्रॉब्लम किस टाइप की है आपकी, तो तभी तो शुरुआत करेंगे। तो पहला हमारा यही हो जाता है। तो तीसरा सबसे पहले आएगा, एलिमिनेशन मेथड का भरपूर यूज कीजिए। यहां पर तीसरा नहीं है खत्म, यहां पर तीसरा नहीं है खत्म, 2 ऑप्शंस बच गए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप बताइए। तीसरे के बाद से आप क्या करोगे? समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करने के बाद से आप जो भी विचार होंगे, जो भी विकल्प होंगे, मतलब ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है, उसको उत्पन्न करेंगे। तो ये हमारा आ गया दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे मतलब पहले तीसरा होगा, तीसरे के बाद चौथा होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शंस मिल रहा है तीसरा चौथा? जी हाँ, ये रहा। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। 1 मिनट में आंसर आ गया। तो देखिए, उसके बाद से हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे और लागू करेंगे, और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। सारे क्वेश्चन ही इसी तरीके के हैं। नीचे आप ऑप्शंस ढूंढ के बताना है। चलो देखते हैं। लिखा है कि मान लीजिए कि आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। सरल से जटिल मतलब पहले इजी इजी चीजें दो, उसके बाद से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कर दो। तो नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें भी आपको सरल से जटिल, इन चारों को ना सरल से जटिल में आपको ऑर्डर में लगाना है। पहले सरल, फिर उससे थोड़ा सा लास्ट में जटिल होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। एक बार आप इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। आपको किस में लगाना है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अप्रोच टू ऑर्गेनाइज करिकुलर टॉपिक्स। जो करिकुलर टॉपिक्स होते हैं आपको उसको मतलब ऑर्गेनाइज करना है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, अरेंजिंग देम इन अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। एक अप्रोप्रिएट सीक्वेंस में हमको लगाना है। तो चलो सीक्वेंस में लगाते हैं। चलिए, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समुदाय। तो हमको सरल से जटिल उपागम, एक हमारा जो पाठ्यचर्या है, इसको हमको सुव्यवस्थित करना है। तो अनुक्रम में लगाने का सबसे बेस्ट, सरल से जटिल याद रखना। तो सबसे पहले तो परिवार में रहना ही होगा। ठीक है, तो जहां जहां पहला है नहीं है उसको काट देते हैं। यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, 2 ऑप्शंस बच गए। आप बताइए, परिवार में रहने के बाद से आपको नहीं लगता कि पड़ोस में परिवार आएगा? क्योंकि हम परिवार में रहते हैं और उसके आसपास हमारे पड़ोसी होते हैं। तो पहला और तीसरा होना चाहिए, दोनों में है। यहां पर दोनों में है। पहला तीसरा के बाद से क्या होगा? पहले कलर चेंज कर लेती हूं। दूसरा होगा कि चौथा होगा, यही सबसे बड़ा है। तो भारत के वन क्षेत्र नहीं, पहले बहुत पहले के समुदाय, उसके बाद हमारा वन क्षेत्र होगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले परिवार की बात कर रहे हैं, फिर पड़ोस में परिवार, फिर समुदाय की, और लास्ट में भारत के वन क्षेत्र। तो इसका सही जो उपयुक्त विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले परिवार में रहना पहले पे आ जाएगा, ये हमारा पड़ोस में परिवार दूसरे पे होगा, सरल से जटिल, उसके बाद से ये तीसरा हो जाएगा, और ये हमारा चौथा हो जाएगा। इसलिए हमारा 4 ऑप्शन इज राइट। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? इतना आसान क्वेश्चन है, बताइए। हमेशा से हम किसका यूज करते हैं? आप खुद सोचो ना, आपकी क्लास में आप जो है, जो अर्थ है हमारी, उसकी प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए आप फिजिकल मैप का ही तो यूज करते हैं। आपने क्लास में भी देखा होगा, लगा रहता है। तो भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल, थीमेटिक एंड नेचुरल नहीं, फिजिकल मैप का हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, चलिए फिर ऐसे क्वेश्चंस। पेडागोजी भी उतनी भी आसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस इन्होंने ऐसे रखा है ताकि आपको थोड़ा सोचना पड़े। नहीं तो अगर बस 3 ऑप्शंस होता कर देते। अब नीचे भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए ध्यान से, तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करो। देखो, देखते हैं इसमें। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। ठीक है, एक टीचर है जो अपने बच्चों से स्कूल के चाहती है कि वो अपने क्षेत्र में देखें, मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड कि क्या कंडीशन है, उस पर जांच कराना चाहती है। तो निम्न में से उनकी पाठ योजना में क्या स्थान पा सकता है? इन तीनों में से उनकी पाठ योजना में क्या स्थान पा सकता है? क्या ये तीनों में से कौन से हो सकते हैं उसकी पाठ योजना में? तो चलो देखते हैं।
पहले देखो लिखा है स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन। जी हाँ, ये तो सबसे अच्छा होगा ना कि आसपास के जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें हम बच्चों को लेकर जाएं तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। एकदम सही लिखा है। सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन। जी हाँ, इससे क्या होता है ना कि बच्चे अपनी ओपिनियंस रखेंगे कि आखिर में जो गरीब हैं उनको स्वास्थ्य जो सुविधाएं मिलती हैं वो क्यों उपलब्ध करानी चाहिए, इसका रीजन। ठीक है, ये एकदम सही लिखा है, तो ये हमको रखना चाहिए। मैं अगर एक टीचर हूं तो अपनी पाठ्य योजना में ये दोनों बातें शामिल करूंगी। पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम तो दशक पर जांच करवाना चाहते हैं ना, हम कोई आंकड़े थोड़ी ना दिखाना चाहते हैं, वो भी पूरे विश्व की बात थोड़ी ना हो रही है। हम तो आसपास के जो हमारे क्षेत्र हैं हम उसकी, क्योंकि यहां पर देखो ना क्षेत्र लिखा है और आप यहां पर विश्व की बात कर दिए, तो पहला सही हो जाएगा, क्योंकि केवल ए और बी ही हम अपने पाठ्य योजना में रखेंगे। ठीक है, चलिए और ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हाशियाकरण, तो जानते ही है ना मार्जिनलाइजेशन, कि कई बार जो है हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे उतनी एजुकेशन की, हेल्थ की बहुत सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो हम अपना जगह छोड़ के एक होता है ना पलायन कर जाते हैं, तो हाशियाकरण जिसे बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक है जो कि सामाजिक न्याय और हाशियाकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो निम्न में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है, इन चारों में से सबसे बेस्ट क्या चीजें होगा जिसपे आप चर्चा करवा सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि विद्यार्थी हास्याकरण की अवधारणा को समझते हैं, ये तो हम रखेंगे ही ना, क्योंकि अगर बच्चों को यही नहीं पता है कि हास्याकरण का कॉन्सेप्ट क्या है तो कैसे चर्चा होगा। तो अगर आप सामाजिक न्याय और हास्याकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं तो ये सबसे सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है, तो ये एकदम राइट है। उसके बाद से लिखा है कि दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी यह समझते हैं। देखिए, हम सामाजिक न्याय और हाशियाकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दैनिक जीवन में मतलब हर दिन की लाइफ में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, इसको हम नहीं रखेंगे और ना ही ये कोई अधिगम प्रतिफल है। सी लिखा है कि विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्यकरण कैसे होता है, ये एकदम राइट है कि बच्चों को यह पहचानना होगा कि रियलिटी में हाशियाकरण कैसे होता है, क्यों लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। बच्चों को पता होना चाहिए कि किसको और कैसे, जो सामाजिक न्याय आप जानते ही हैं कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे धर्म हो, जाति हो, वर्ग हो, इन सभी पे, और कैसे एक सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है, ये बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। तो ये सबसे अधिगम प्रतिफल है उपयुक्त, तो ए होगा, सी होगा और डी होगा, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक भी क्वेश्चन आपको ना ऐसे आसान वाले नहीं मिलेंगे, आप देख सकते हैं कितने लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पैटर्न चेंज हो चुका है पहले से। तो आपके सामने एग्जाम्पल भी है ना, ये आपका कब का है, हाँ 1 फरवरी का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है देख लें, हाँ 139। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे अभी। देखिए लिखा हुआ है यहां पर कि मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, जहां पर मुस्लिम की जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा रहते हैं। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मतलब मैं और मेरा जो भाई है पड़ोस में ही, जो मुस्लिम जो क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे दावत मिली, तो हम लोग गए इफ्तार की एक दावत में, और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे, क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग ड्रेस भी पहन लेते हैं। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए, ठीक है। फिर बाद में क्या किया कि अपने कपड़े बदलकर जींस एकदम जो कपड़े हम पहनते वो पहन लिए। आप उस लड़की के वृतांत को कैसे देखते हो? आप बताइए कि जो लड़की गई, पहले उसने शेरवानी, मतलब उस लड़की ने सलवार कमीज पहना, फिर बाद में उन लोगों ने चेंज करके जींस टी शर्ट पहन लिया, तो इन चारों में से आप जो है उस लड़की के वृतांत को कैसे देखते हो? ठीक है, वृतांत का मतलब क्या होता है ये देखिए, हाउ डू यू व्यू दिस नैरेटिव। एक होता है ना नैरेटिव हमारा बन जाता है किसी के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको किसी की चीज अच्छी नहीं लगती, भले से वो अच्छा हो, बट आपका एक नैरेटिव अपने दिमाग में आप बना लेते हो उसके लिए। तो वही चीज पूछ रहे हैं कि आप उस लड़की के वृतांत को कैसे देखते हैं। चलिए बताइए, इन तीनों में से, तीन ही ऑप्शन है,
चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं कि केवल और केवल ए एंड सी होगा। क्यों? देखिए, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है कि दिवाली होती है तो आप दिवाली में जींस टी शर्ट थोड़ी ना पहनते। आप में से बहुत से लोग हैं जो सलवार कमीज ये सारी चीजें पहनते हो, तो एक पहचान के निशान के रूप में हम देख सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल है। बाकी कपड़ों को हम आराम के लिए, जिसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल हों, तभी तो उसने बाद में जींस और टी शर्ट पहन लिया और मौके के अनुसार पहन लेते हैं। बट ये चीज गलत है कि हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं, ये गलत है। तो केवल ए एंड सी सही है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। पूर्वाग्रही जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिए, एक पहले से हमारी जो विचारधाराएं बनी आ रही हैं जिसे हम प्रीजुड्यूस्ड बोलते हैं, ये चीज गलत है। ठीक है, ये गलत है। ए एंड सी सही है। अब फिर से नीचे देखिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। देखो क्या लिखा है कि निम्न में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है? उपर्युक्त विकल्प चुनें। ए लिखा है कि हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है? जहां पर आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग सबसे बेस्ट होता है कि जहां पर बच्चे को सोचना पड़े, ठीक है, दिमाग लगाना पड़े, रटने वाली चीजें नहीं। याद रखना, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जहां पर आपको अपना जो बुद्धि है, विवेक है, वो लगाना पड़े, सोचना पड़े। ठीक है, तो चलो ये बताइए, क्या आपको ये लग रहा है, ये पहला ये जो हमने पढ़ा कि हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें, इसमें कौन सा उसको अपना दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग लगाना पड़ेगा? ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां जहां ए है काट देते हैं, एक ही है ही, तो चलो ठीक है, कट गया। उसके बाद से बी लिखा है कि बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या है? ये एकदम सही है। उसके कुछ मेरिट कुछ डीमेरिट होते हैं ना बहुदलीय, ये बताओ। तो बच्चे अपने अनुसार बताएंगे जो उन्हें सही लगता होगा। ये एकदम सही है। झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन सी हैं? ये भी इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लग रहा है। आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतर बताओ, कि आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव में। तो ये भी बात एकदम सही है। इसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोशन मिलेगा, प्रमोट होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी तथा डी। ये देखिए, ठीक है, यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग लग रहा है, बाकी और किसी में नहीं। चलिए अब एजर्शन रीजन, मैं वही सोच रही थी अभी तक एजर्शन रीजन के क्वेश्चन क्यों नहीं आए, क्योंकि वो तो आएगा ही 100%। चलिए देखिए, एजर्शन रीजन तो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आपको पता ही होगा क्या होता है। कथन और कारण को देखना है। पहला लिखा है कि ब्रांडिंग का अर्थ है कि किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग दिखे। जी हाँ, ब्रांडिंग आपसे बेटर कौन जान सकता है? आप जाते होंगे तो आप भी बोलते होंगे कि मुझे इस ब्रांड का कपड़ा लेना है, उसी के नाम से ही तो वो अलग है ना दूसरों से। क्योंकि कुछ ब्रांडिंग के चक्कर में तो लोग इतने पागल हैं कि वो उसके लिए 50 से 10 हजार भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग दिख रहा है, उसकी ऐसी ब्रांडिंग की गई है। एकदम बात सही लिखा है। ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। ये बात भी एकदम सही है। दोनों की दोनों चीजें एकदम सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। देखिए, ब्रांडिंग मतलब क्या हो रहा है कि ब्रांडिंग केम फ्रॉम द कैटल ग्रेजिंग वेयर ओनर्स थॉट ऑफ मार्केटिंग देयर कैटल टू अवॉइड मिक्सअप। मतलब मिक्सअप को अवॉइड करने के लिए जो ओनर है उसने सोचा कि हम अपने जो कैटल हैं उन्हीं से हम ब्रांडिंग करेंगे। तो ये बात भी एकदम सही है। और बाकी ये तो इसमें किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। और जिसको हम ब्रांडिंग या फिर दागना बोलते हैं, ये पशुपालन की ही जरूरत से एक उभरा एक शब्द है। अभी बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि ये शब्द कहाँ से आया है। तो ये यहाँ से आया है, जहाँ मालिक पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए, जैसे होता नहीं है गांव में कि इतने सारे गाय हैं तो उन पे लोग थोड़ा सा पहचान बना देते हैं कि ये मेरी है, रेड कलर का सिंबल लगा देते हैं। तो सेम इसी तरह के तरीके से ब्रांडिंग भी होती है, अपना अलग अलग लोगो बना लेते हैं। तो सेम वही बात है। ठीक है, दोनों बातें एकदम सही है। पहला एकदम सही है दोनों। ठीक है, चलो फिर से एजर्शन रीजन देखिए।
लिखा है कथन ए और कारण, सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है जहां शिक्षक विद्यार्थियों समुदाय के सदस्य अपने वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। जी हाँ, एकदम 100% सही लिखा है। कारण लिखा है विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड नहीं हो जाना है, डिसेंट्रलाइज्ड हो। देखिए सेंट्रलाइज्ड का मतलब कि आप बस एक ही तरीके से सोच रहे हैं, और विकेंद्रीकरण जिसे हम डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं कि हम एक प्रॉब्लम के 1000 सोल्यूशन सोच सकें, तो वही बात बोल रहा है। तो ये तो एकदम बात सही है कि हमको विकेंद्रीकरण करना चाहिए। कारण क्या लिखा है कि विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। एकदम बात सही लिखा है विकेंद्रीकरण के बारे में, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या जो ट्रेडिशनली जो सोशल साइंस का करिकुलम है, हम उसमें क्या करते हैं, जेंडर संबंधित जो भी मुद्दा होता है हम उसमें स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं, और करना भी चाहिए ताकि एम्पावरमेंट हो सके। एकदम बात सही लिखा है। कारण क्या लिखा है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना जो हिस्टोरिकल इवेंट है और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत मतलब इंटीग्रल करने की आवश्यकता है, तभी तो मजबूत होंगे ना। तो एकदम बात सही लिखा है, दोनों ए और आर दोनों सही हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है कि इनमें से कौन से द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। विद्वानों की पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, डायरी, तस्वीरें। तो आप जानते ही हैं आत्मकथाएं। देखिए द्वितीयक स्रोत और प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत मतलब जो मेरी खुद की है, जो मैंने खुद लिखा है, आत्मकथा हो चाहे मेरी डायरी, मेरी तस्वीर, वो प्राथमिक है। बट विद्वानों की पत्रिकाएं किसी ने छाप दिया, आप पढ़ रहे हो, ये तो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है ना, तो केवल पहला सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों प्राथमिक हैं, और विद्वानों की पत्रिकाएं ये हमारे द्वितीयक हैं, सेकेंडरी हैं। ठीक है, तो यह आसान था, पहला सही हो जाएगा। और एक कई बार पूछा हुआ है, केवल ए इसमें होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, माध्यमिक जो मिडिल स्तर है उस पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। अब ये न्यूनतम और अधिकतम क्वेश्चन पूछेगा, सबसे कम इंपॉर्टेंस किसकी है, न्यूनतम रूप से कौन अनिवार्य हो सकता है ये बताना है। पहला लिखा है चित्र, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उद्धरण, वो स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठी की गई, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। आप क्या कर रहे हो, आपको प्रोजेक्ट करवाना है, तो प्रोजेक्ट में तो हमको चित्र चाहिए भैया, ये इंपॉर्टेंस है। महत्वपूर्ण क्या क्या उद्धरण है, वो भी कहाँ से जो है, जो वो स्रोत भी जहां से सूचना इकट्ठा की गई हो। बट ये प्रश्नावली पर आधारित मतलब क्वेश्चन आंसर पर आधारित आंकड़ों का संग्रह, ये अनिवार्य तो है बट बहुत ही न्यूनतम है। ठीक है, ये न्यूनतम रूप से अनिवार्य है, तो चौथा ही सही होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 146, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए क्या होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो आपको पता होना चाहिए केवल और केवल दो ही हैं, एक हमारा केंद्र सरकार है, दूसरा हमारा राज्य सरकार। ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं, स्थानीय सरकार नहीं। तो क्या हो जाएगा, पहला। ए और बी दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 147, लिखा है किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र से आरंभ होता है और किस पर समाप्त होता है, इन चारों में से बताओ। मैं आपको एक चीज बस बताना चाहूंगी इस क्वेश्चंस के माध्यम से कि याद रखना, जब भी हम किसी भी कक्षा या फिर हमारा जो विद्यालय है उसका हम जो एक असेसमेंट करते हैं ना, एक जो असेसमेंट हमारा जो साइकिल होता है वो आरंभ कहाँ से होता है, तो वो हमेशा जो है एक नियोजन से स्टार्ट होता है। कहाँ से, नियोजन से। तो नियोजन आकलन से स्टार्ट होगा और खत्म किस पे होता है, तो लास्ट में आप बताइए ना, लास्ट में आपके इस हाथ में एक रिजल्ट होता है, उस पर आपका ग्रेड लिखा होता है, वो क्या होता है, वो सम्मेटिव असेसमेंट होता है, योगात्मक। आपके सारे नंबर जोड़ के आपको बता दिया जाएगा कि आप पास हैं, फेल हैं, कितना नंबर है, बट हमेशा एक प्लेसमेंट से स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हमेशा हम प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन,
यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है कि विद्यालयों के कार्यों के सदस्य संग्रहण को क्या माना जा सकता है? क्या मान सकते हो? उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। मैंने हमेशा से बताया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी पोर्टफोलियो आखिर में क्या होता है। एक वीडियो ला दूंगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंस मिल जाएंगे आपको। फैक्ट, अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क कैन बी कंसीडर्ड एज पोर्टफोलियो। हर एक बच्चे का पोर्टफोलियो होता है, उसका नाम, उसका पूरा फुल डिटेल उसके बारे में होता है। पूरा कलेक्शन ही होगा उस बच्चे के बारे में कि बच्चा के मम्मी पापा, उसका बैकग्राउंड, हर एक चीज लिखी होती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। रिपोर्ट कार्ड, एन असेसमेंट, रुब्रिक, ये नहीं होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे, दूसरा सही है। चलिए, फिर से ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चन आ गए। देखिए इस क्वेश्चन को, और हमारा ये 19 क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। तो निम्न में से क्या सहायक हो सकता है? मतलब मैं मूल्यांकन करना चाहती हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो समझ पाए हैं जनसंख्या पिरामिड के कॉन्सेप्ट को या नहीं। तो इसमें से मैं क्या चीजें हेल्प लूंगी जिससे मुझे सहायता मिलेगी। तो चलो देख लेते हैं। पहला लिखा है कि वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जी हाँ, एकदम बात सही है कि अगर बच्चा जनसंख्या पिरामिड को पढ़ ले रहा है, उसकी व्याख्या कर पा रहा है, इसका मतलब वो समझा है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं। अगर बच्चा, मैंने आंकड़े दिए, वो बना ले रहा है, इट मीन्स कि वो समझ गया है। दोनों बातें सही है। जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। मुझे ये थोड़ी देखना है कि कितने लोग रोजगार हो गए हैं इस पिरामिड की सहायता से। मैं तो बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूं ना। तो सी को छोड़ के ए और बी पहला सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन टफ लगे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20। और सभी लोग लाइक शेयर प्लीज करके जाना, और हर दिन क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण, मतलब एक होता है विश्लेषण, एक होता है संश्लेषण, एनालिसिस, जो कि आप डेली अपनी पढ़ाई करते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आ रहा है। तो मैं चाहती हूं कि जो लर्नर्स हैं उसके अंदर विश्लेषण करने के कौशल आए, और मैं इसको आंकूं। कैसे आंकते हैं? तो निम्न में से, चारों में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकेगा कि बच्चा एनालिसिस कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला लिखा है, अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे। तो इससे मैं ये क्वेश्चन पूछ के मैं बच्चों की थिंकिंग जान सकती हूँ। एकदम सही लिखा हुआ है। हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे, ये यहाँ पर कोई एनालिसिस नहीं है। ये तो कोई बता देगा कि देखो ये प्रोसीजर है, ऐसे दाखिल कर दो। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बी गलत है। वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए, ये भी नहीं होगा। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है? क्यों वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहां पे बच्चा रीजन देगा, तर्क देगा। तो ए सही है और डी सही है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ठीक है, तो देखा आपने, हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, पूरे जितने भी पूछे जाते हैं एसएसटी के। और हर दिन क्लासेस होंगी, बस अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।